मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने राजकुमार और राजकुमारी, फाइनल वीडियो वहां पर आपके लिए लेकर आ गया हूँ। वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2022 कक्षा 6 के विषय सामाजिक विज्ञान का 100% रियल पेपर का फुल सॉल्यूशन, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 24 तक का हल, पूरा का पूरा हल आपको इसी एक वीडियो में देखने को मिलने वाला है। अब आपको किसी और दूसरे चैनल पर भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरा हल आपको यहीं पर दिया जाएगा। तो पूरा हल आपको एक तरफ से दिखाने को मिलने वाला है। यकीन मानिए विद्यार्थी, पूरा सेम टू सेम आपका यही पेपर आपका देखने को मिलने वाला है कल के पेपर में। इसके बाद यदि एक भी क्वेश्चन आपका गया तो मैं जो है कल अपने लुगाई को तलाक दे दूंगा, ठीक है, और अपनी जेब को भी तलाक दे दूंगा। तो विद्यार्थियों, यदि मानिए पूरा यदि आप रट लेते हो तो आप कल के इस पेपर को पूरा यदि आप रट लेते हो, तैयार कर लेते हो, कल के पेपर में आप 60 में से 60 नंबर लेकर आप भोकाल मचा कराने वाले हो। तो विद्यार्थियों, हमारी जोरदार मेहनत के लिए आपको इस वीडियो को दिल की गहराई से आपको लाइक कर देना है। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, ताकि हम जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो शुरू करने से पहले जनरल इंस्ट्रक्शन भी जान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। यदि आपने रोल नंबर सही से नहीं लिखा, अपना नाम नहीं लिखा, तो आपका पेपर देने का मतलब ही क्या निकलेगा, आपको जो है नंबर नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो जनरल इंस्ट्रक्शन हम जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर जो है आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने पिताश्री का नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपनी कक्षा लिखना है 6वीं, यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम आपको लिख देना है, ठीक है। टोटल आपके जो 24 क्वेश्चन लेने वाले हैं, 60 अंक का आपका पेपर है। और ये जो सारा काम है आपका टीचर का, इसमें आपको कुछ भी गोदागादी नहीं करना है। और यहाँ पर देखिए निर्देश आपको क्या दिए गए, वर्कशीट में दिए गए प्रश्न के उत्तर वर्कशीट में प्रश्न के नीचे या फिर आगे दिए गए स्थान में निर्देशानुसार लिखे। यानी कि देखिए, आपको जो उत्तर है विद्यार्थी, उत्तर लिखने की आपको जगह यहाँ पर दी गई है। जैसे कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए है, तो आप यहाँ पर उत्तर जो है इसके आगे आप लिखेंगे, ठीक है। इस तरह आपको उत्तरों को लिखना है, ठीक है। तो मैं तो अभी आपको जहाँ पर टिक कराऊंगा, तो आपको जो परीक्षा में टिक नहीं करना, वरना आपका मार्क्स जो है आपके टकले पे मार देगा। आपको जो है उत्तर यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, शुरुआत हम कर लेते हैं। यहाँ से आपको जो है वर्कशीट पर कार्य आरंभ कर देना है। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 10 तक में आपको जो है बहुविकल्पीय प्रश्न आपको दी गए। आपको जो है प्रश्न दिए गए, उनमें से आपको जो है सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। तो देखिए विद्यार्थियों, आइए समझते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 आपको दिया है, नव पाषाण काल। देखिए, बहुत सारे काल थे पुराने जमाने में, जिसमें से एक था नव पाषाण काल। उस काल में ओखली आपने देखो, घर में ओखली से हम जो है कूटते हैं, है ना। ओखली है मूसल रहती है जिससे कूटते हैं, उसको उपयोग किस में किया जाता था। तो विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर ए आपको दिया है औजार बनाने में, ऑप्शन बी है फलों का रस निकालने में, ऑप्शन सी है पशुओं की देखभाल में, ऑप्शन डी है अनाज पीसने में। तो विद्यार्थियों, नवपाषाण काल में ओखले और मूसल का उपयोग हम जो है अनाज पीसने में किया जाता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो भी आंसर रहेगा, आप यहाँ पर जगह दी गई है उसके सामने आपको परीक्षा में उत्तर लिखना है। यकीन मानिए विद्यार्थियों, इसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। सेम टू सेम आपको यही का यही पेपर देखने को मिलने वाला है, ठीक है। ना तो आपको इसके बाद एक भी क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता है, ना ही इसके अलावा आपका एक भी क्वेश्चन अलग से पूछा जाएगा। अब देखिए विद्यार्थी, प्रश्न क्रमांक 2 आपको दी गए, प्रसिद्ध वेद चरक द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है। ऑप्शन आ चरक संहिता, ऑप्शन बा आचार संहिता, ऑप्शन सी अथर्ववेद संहिता, ऑप्शन डी ऋग्वेद संहिता। तो सिंपल सा लॉजिक विद्यार्थियों, चरक जो है, चरक तो चरक संहिता ही लिखेगा। चरक संहिता पुस्तक किसने लिखा हुआ, चरक ने लिखा हुआ, चरक नाम के वेद्य ने। तो उसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है करेक्ट आपका हो जाएगा। तो फटाफट विद्यार्थियों, आप इन्हें एक तीखी नजर से आप देख लीजिए, ठीक है, चिंगारी अपने भर लीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 3 हमें दिया है यहाँ पर, महाजनपद काल में राजाओं द्वारा प्राप्त कर की राशि का उपयोग किया जाता था। यानी कि जो महाजनपद का जो काल होता था, उसमें राजा जो करते क्या थे विद्यार्थी, जनता से, जो भी उनके राज्य में जनता रहती थी, उनसे जो है कर यानी कि टैक्स वसूलते थे, है ना। इसका टैक्स, उसका टैक्स, इसका टैक्स, है ना। जैसे अभी हो रहा है ना, आपसे जो है हर वस्तु में जो है टैक्स लगता है, जीएसटी आपकी लगती है। वैसे उस समय जो है कर कहते थे। तो उसको उपयोग किस काम में किया जाता था। ऑप्शन ए कर्मचारियों की व्यवस्था पर, ऑप्शन बी जनता के कल्याण पर, ऑप्शन सी भवन निर्माण पर, ऑप्शन डी अपनी विलासिता पर। तो विद्यार्थी देखिए,
है ना, वे जो है उसका उपयोग करते थे जनता के कल्याण पर, यानी कि जनता के लिए सड़कें बनवाना, है ना, जनता के लिए पानी की व्यवस्था करना, मकान का निर्माण करवाना, ऐसे जो जनहित के जो कार्य होते थे जो जनता के उपयोग में आए उसके कल्याण पर करता था वे, है ना। और कई हरामखोर राजा जो रहते थे वे क्या करते थे, अपनी विलासिता, अपना जो है सुख भोगने के लिए जो है कर की राशि का उपयोग करते थे। बड़े ही हरामखोर राजा रहते थे, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4 में दिया है, प्राचीन कलिंग राज्य वर्तमान भारत के किस राज्य का हिस्सा है ना। एक जो पहले कलिंग राज्य, देखिए जो प्राचीन भारत था उसमें जो है कई सारे राज्य हुआ करते थे, जो राजा राज्य जीत लेते थे, है ना, कई सारे राज्य हुआ करते थे और उनके अनेकों राज्य हुआ करते थे। तो अलग अलग राज्य थे बहुत सारे, कम से कम 500 राज्य थे भारत में। लेकिन वर्तमान में क्या है, देखिए हुआ क्या, वल्लभ भाई पटेल आए, उन्होंने जो है अनेक राज्यों को जो है अनेकता में एकता लाने का काम किया, अनेक राज्यों को एक राज्य में मिलाने का काम किया। तो वर्तमान में आपके 29 राज्य है, लेकिन उस समय जो है आपके बहुत सारे राज्य थे। तो जो कलिंग राज्य था वह वर्तमान भारत के किस राज्य का हिस्सा है? तो ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो विद्यार्थियों इसका उत्तर यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा राज्य का हिस्सा था। अब देखिए प्रश्न 5 आपको दिया है, पल्लव की राजधानी क्या थी? तो विद्यार्थियों इसको बताना है आपको, पल्लव की राजधानी क्या थी। ऑप्शन ए ऐहोल, ऑप्शन बी लिच्छवी, ऑप्शन सी कांचीपुरम, ऑप्शन डी थानेसर। तो विद्यार्थी इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी कांचीपुरम। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 6 को दिए, इनमें से मानचित्र का घटक नहीं है। ऑप्शन ए दूरी, ऑप्शन बी ग्लोब, ऑप्शन सी दिशा, ऑप्शन डी प्रतीक। आपने देखिए भारत का मानचित्र देखा हुआ या फिर अपने मध्य प्रदेश का मानचित्र यानी कि नक्शा देखा हुआ, उसमें देखिए आपको बताना घटक कौन क्या नहीं है। तो देखिए दूरी भी एक घटक होती है नक्शे का, दिशा भी घटक होती है, आपने देखा वो दिशा बताता है उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण, है ना, इधर उत्तर इधर पश्चिम, इधर उत्तर इधर दक्षिण, इधर पूर्व इधर पश्चिम। दिशा भी होती है, प्रतीक भी होते हैं कि, है ना, यहाँ पर क्या है, रेलगाड़ी है, यहाँ पर हवाई जहाज का अड्डा है, इस तरीके से प्रतीक होते हैं। लेकिन जो ग्लोब मानचित्र का घटक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। तो विद्यार्थियों अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो विद्यार्थियों क्या कर रहे हैं, लाइक करिए। इतने रिस्क लेकर आपके लिए पेपर यहाँ पर हम यहाँ पर ला रहे हैं, बिल्कुल रियल पेपर आपको प्रोवाइड करा रहा है, तो लाइक तो बनता ही है। और साथ ही में कम से कम 10 फ्रेंड को शेयर करिए, ठीक है। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 7 आपको दिए है, अंटार्कटिका महाद्वीप में मानव का स्थायी निवास नहीं होने का कारण है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको बताना है, अंटार्कटिका महाद्वीप में मानव का स्थायी निवास नहीं होने का कारण क्या है ना। जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उसमें मानव जो है रह नहीं पा रहा है, ठीक है, वहाँ पर जो है कोई भी मानव रह नहीं पाता है, वहाँ पर जो है सिर्फ जानवर लोग रहते हैं। तो उसका कारण क्या है? ऑप्शन है यहाँ घने जंगल है। तो देखिए घने जंगल में तो आदमी जो है रह सकता है, ये तो ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन बी यहाँ अत्यधिक गर्मी होती है। देखिए गर्मी से बचाव के भी कुछ उपाय होते हैं, है ना। यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है ना। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, चाहे अपने भारत में गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, लेकिन वहाँ पे हमेशा जो है बर्फ ही जमी रहती है। इस कारण जो है मानव वहाँ पर रह नहीं पा रहा है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 8 हमें दिया है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, यानी कि सबसे पुराना पर्वत कौन सा है। ऑप्शन है अरावली, ऑप्शन बी शिवालिक, ऑप्शन सी सतपुड़ा या फिर ऑप्शन डी विंध्याचल। तो विद्यार्थी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन ए। प्रश्न क्रमांक 9 आपको दिया है, निम्न में से कौन स्थानीय सरकार का अंग नहीं है। अब देखिए स्थानीय सरकार किसे कहते हैं, जो कि आपके लोकल, आपके जो क्षेत्र में रहकर काम करती है उसे कहते हैं स्थानीय सरकार, ठीक है। जैसे कि है ना स्टेट लेवल की सरकार अलग हो जाती है, उससे हम स्थानीय सरकार नहीं कह सकते हैं। मोदी जो है स्थानीय सरकार के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपको बताना है, ऑप्शन है सरपंच, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी पार्षद, ऑप्शन डी महापौर। देखिए सरपंच, पार्षद और महापौर आपने देखे होंगे विद्यार्थियों, आपके जो है आज अपने ही शहर, अपने ही गांव में होते हैं इनका पद, सरपंच, पार्षद और महापौर का। लेकिन जो राज्यपाल होता है विद्यार्थियों, राज्यपाल जो है स्टेट लेवल का होता है, जो कि मुख्यमंत्री के साथ मिलकर काम करता है। तो विद्यार्थियों वे जो है स्थानीय सरकार का अंग नहीं है, वे जो है राज्य सरकार का अंग है। प्रश्न क्रमांक 10 में दिया है, लोकतंत्र में सरकार का कामकाज विरोध करने का तरीका उचित नहीं है। देखा होगा विद्यार्थियों, आपने आए दिन देखा होगा कई सारे जो है हड़तालें होती है, मांग की जाती है, तोड़फोड़, है ना, कई सारे जो धरना प्रदर्शन किया जाता है। तो
जो है मतलब कई सारे लोग जो होते हैं सरकार के कामकाज से खुश नहीं होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो भी गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के विपरीत जो है कई सारे लोग जो है उनकी नीतियों से खुश नहीं होते। जैसे कि आपने देखा होगा अभी जो है मोदी ने जो है कृषि के लिए जो है 3 कानून है ना 3 बिल लाया था, तो उसका जो है किसानों ने जो है उसका विरोध किया था। तो यहाँ पर आपको बताना है विरोध करने का उचित तरीका क्या नहीं है। देखिए हस्ताक्षर अभियान, देखिए हस्ताक्षर अभियान सिंपल से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धरना प्रदर्शन भी आप कर सकते हैं, आप एक जगह पर जाकर बैठ जाइए और जो है वहां पर हड़ताल करिए, भूख हड़ताल करिए, ये हड़ताल करिए, ठीक है। तो वे भी जो है उचित तरीका है। शांतिपूर्ण जुलूस, यानी कि आपने जो है जुलूस निकाल लिया शांतिपूर्ण तरीके से, है ना, आपने जो है विरोध प्रदर्शित कर दिया, ये भी है जो है उचित तरीका है। लेकिन तोड़ फोड़ व हिंसा, दंगा करवाना, फसाद करवाना, ठीक है, ये जो है उचित तरीका नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा, है ना। जैसे कि देखिए अभी वो कह रहे हैं, अभी जो है कई सारे लोग जो है यहाँ पर तोड़ फोड़ हिंसा कर रहा है, ठीक है। जैसे कि अभी रामनवमी में आपने देखा होगा खरगोन जिले में जो है यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से जो है राम भक्तों की रैली जा रही थी, तो वहाँ पर जो है मुसलमानों जो है दूसरे समुदाय विशेष समुदाय ने जो है यहाँ पर जो है पत्थर करके हिंसा यहाँ पर तोड़ फोड़ करी थी। तो क्या हुआ, शिवराज मामा ने जो है वहाँ पर उनके घरों पर जो है बुलडोजर चला दी, ठीक है। उन्होंने पत्थर मारा तो उन्होंने जो है पत्थर का ढेर बना दिया। तो इस प्रकार जो है ये प्रश्न आपका यहाँ पर 3 अंक का रहने वाला है, प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 20 तक में, ठीक है। प्रश्न 11 आपको दिया है, आपको बताना है यहाँ पर पूरा स्थल किसे कहते हैं, पूरा स्थल से क्या से। तो देखिए विद्यार्थियों, पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां पर औजार, बर्तन और इमारती जैसी वस्तुओं को अवशेष मिलते हैं। यानी कि देखिए होता क्या था विद्यार्थियों, कई सारे जो है 1000-1500 साल, है ना, करोड़ वर्ष पूर्व जो है आदि मानव रहा करते थे, ठीक है। तो वहां पर उनके जो है जो भी सारे वे मर गड़ गए, ठीक है। वो जो जो सामान को उपयोग करते थे, वे जो वहां से उपयोग करते थे उन्होंने लिख के चले गए, ठीक है, चट्टानों पर, है ना। ऐसे कई सारे जो है हमें जो है भोजपत्र प्राप्त होते हैं। कई सारे जो है विद्यार्थियों में जो है पुरानी वस्तु प्राप्त होते हैं, हम उन्हें अवशेष कहते हैं, ठीक है। तो वहां पर जो है पूरे स्थल में होता है कि विद्यार्थी वहां पर जो है औजार, बर्तन और इमारत जो जैसे वस्तु के अवशेष मिलते हैं। जैसे कि आपने एक नाम और सुना होगा विद्यार्थी, उसे हम कहते हैं क्या कहते हैं, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, जहाँ पर जो है पुरानी वस्तुएं के जैसे डायनासोर इन सबके जो है अवशेष मिलते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा पूरा स्थल किसे कहते हैं। अब समझा मैं आपको इसलिए रहा हूँ ताकि आप जो है बड़ी आसानी से समझ कर आप याद कर सकें, आपको रटने की आवश्यकता ना पड़े। प्रश्न क्रमांक 12 हमें दिया है, पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर बताइए कि इनाम गांव के लोग क्या क्या काम धंधा करते थे। यानी जो एक इनाम गांव का एक गांव है जिसका नाम क्या है, इनाम गांव, वहां के लोग क्या क्या काम करते हैं इसके बारे में बताना। तो देखिए विद्यार्थियों, इनाम गांव में जो है वहां के जो व्यक्ति लोग हैं, जो लोग रहते हैं वहां पर खेती और उसी से संबंधित व्यवसाय करते थे। संबंधित बोले तो जैसे कि खेती संबंधित क्या क्या होता है, मछली पालन, गाय पालन, है ना, दूध डेयरी, ये सभी जो है खेती से संबंधित होते हैं। यानी कि उनके जो मेन स्रोत क्या है, आय का प्रमुख स्रोत क्या है विद्यार्थियों, खेती है, ठीक है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 13 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 13 है, पल्लव काल जो था, पल्लव काल में जो सभा थी, वहां की जो सभा थी अपना कार्य किस प्रकार करती थी, वहां का कामकाज कैसा होता था, इसके बारे में आपको लिखना है। तो देखिए इसका उत्तर हम देख लेते हैं। देखिए दक्षिण भारतीय प्रशासन की प्रमुख तत्व ग्राम सभा, यानी जो पल्लव काल था वहां पर जो सभा थी वे प्रमुख सभा कौन सी थी, ग्राम सभा या फिर समिति होती थी, वही जो है वहां का काम काज संभालती थी। वहां पर प्राचीन लेख जो पुराने जो लेख है उससे हमें क्या पता चलता है कि ग्रामों का संगठन ग्राम का अथवा मुटक के नेतृत्व में किया गया था, है ना। यानी कि गांव को जोड़ने का काम किसके संगठन ने किया था, ग्राम का, यानी जो सभा थी उसके नेतृत्व में किया गया था। राज्य की आदेश उसी को संबोधित करके भेजे जाते थे, है ना। यानी कि जो वहां पर एक दूसरे राज्य रहते थे, वे जो अपना आदेश है वे सभा को संबोधित करके भेजते थे। जो ग्राम सभा थी उसकी जो बैठक, जो मीटिंग होती थी एक बड़े वृक्ष यानी कि बड़े पेड़ के नीचे होती थी, और उस स्थान को कहा जाता था विद्यार्थियों, उस स्थान को जो है मन्नम कहा जाता था। अब चलिए बढ़ते हैं, समझ में आ रहा होगा मुझे पूरी उम्मीद है, आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हो। आप एक बार ही पढ़ोगे और आप 60 में 60 नंबर लेकर आ जाओगे। अब आप ही बताइए, आपके साथ वाला जो व्यक्ति है, जो टॉपर है, वह साल भर से पढ़ाई कर रहा है और आप सिर्फ एक दिन पढ़ाई कर रहे हो और आप 60 में से 60 नंबर लेकर आ जा रहे हो, तो कितनी अच्छी बात है। तो वीडियो के लिए लाइक का बटन तो आप ठोक ही दीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 14 में दिया है,
उपनिषद में किन विचारों का संकलन है? तो उसका उत्तर है उपनिषद में परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा, आत्मा, ब्रह्म, जीव और जगत आदि विचारों का संकलन है। प्रश्न क्रमांक 20वां में दिया है प्राकृतिक वनस्पति किसे कहा जाता है? यानी कि प्राकृतिक वनस्पति से क्या से? तो इसका उत्तर है प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य उन पौधों से है जो मानव की सहायता के बिना, है ना, स्वयमेव वन्य अथवा प्राकृतिक अवस्था में उगते हैं। यानी कि ऐसे वनस्पति, ऐसे पेड़ पौधे जो है प्राकृतिक रूप से उगते हैं, उन्हें मानव कृत्रिम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि हम इसे और अधिक स्पष्ट करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि विभिन्न पर्यावरणीय तथा पारितंत्रीय परिवेश में जो कुछ भी प्राकृतिक रूप में उगता है उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। तो ये आपको उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते विद्यार्थियों, हम यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की तरफ, प्रत्येक प्रश्न आपका जो 5 अंक रहने वाला है प्रश्न क्रमांक 21 से लेकर 24 तक में। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 21 आपको दिया है हड़प्पा कालीन नगरीय व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। तो देखिए आप ऊपर लिख देंगे हड़प्पा कालीन नगरीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। तो 5 पॉइंट हम लिखेंगे क्योंकि 5 अंक का प्रश्न है, 5 पॉइंट लिखना पर्याप्त है इसके लिए। तो देखिए पहला पॉइंट आप लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता में नगर जो है सुनियोजित थे, यानी कि बड़े ही बेहतरीन ढंग से जो है नगर का निर्माण किया गया था। नगरों में जो है मकान जो है जाल की तरह बनाए गए थे, यानी कि एक के बाद एक बहुत ही बढ़िया तरीके। आज जो वर्तमान चल रहा है इससे भी बढ़िया तरीके से व्यवस्था नगर की गई थी उस समय में। सोचिए इतना प्राचीन काल में जो है बड़े तरीके से नगर का निर्माण किया गया था। दूसरा है हड़प्पा सभ्यता में जो सड़कें रहती है एक दूसरे को समकोण पर काटती थी तथा नगर को आयताकार वर्गों में विभक्त करती थी। तीसरा मोहनजोदड़ो में प्राप्त सबसे बड़ी सड़क की चौड़ाई 10 मीटर थी, 10 मीटर थी, है ना। प्रश्न 14 पॉइंट आप लिखेंगे इस सभ्यता के अंतर्गत अधिकांश नगर जो है दुर्ग पर बनाए गए थे जहां पर संभवतः शासक वर्ग के लोग रहते थे। अब इसका लास्ट पॉइंट आप लिखेंगे दूर के निचले वाले स्थान पर ईंटों के मकान वाला शहर बसाया था जहां पर सामान्य लोग रहते थे। तो ये विद्यार्थी आपका प्रश्न क्रमांक 21 का यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 22 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 22 में आपको दिया है रेशम मार्ग की कहानी लिखिए। ठीक है, तो आइए इसको उत्तर हम देख लेते हैं। रेशम मार्ग आमतौर पर वह थलीय रास्ता कहलाता है जिसे चीन के हान राजवंश के महान यात्री चांग छियान ने खोला था, जो पश्चिम हान राजवंश की राजधानी छांगआन से पश्चिम में रोम तक पहुंचता था। इस मार्ग के उत्तर और दक्षिण में 2 शाखा रास्ता थे। दक्षिणी रास्ता बुनहोंग नगर से शुरू हुए यांग कुआन दर्रे से होकर पश्चिम की दिशा में खुनलुन पर्वत हट्टी में आगे चलते हुए छुनलिन पर्वत को पार करता था और आगे तयोजी आज के सिंचांग और अफगानिस्तान उत्तर पूर्व क्षेत्र में पहुंचता था। फिर आगे आंसी यानी फारसी आज का ईरान और थ्योजी, देखिए क्या क्या नाम है, विभिन्न प्रकार के नाम है, आज के अरब प्रायद्वीप होकर प्राचीन रोम तक पहुंचता था। उत्तरी रास्ता तुनहुंग से आरंभ हुए यमुन दर्रे से होकर थयन शान पर्वत की दक्षिण घाटी में छुड़िन पर्वत को पार कर तवान व खांच्यू से गुजरकर पश्चिम दक्षिण की दिशा आगे बढ़ते हुए दक्षिणी रास्ते से जा मिलता था। यही 2 रास्ते प्राचीन रेशम मार्ग कहलाता था। तो ये आप पूरा यहाँ पर याद कर लेंगे। अक्षांश रेखाओं की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसको उत्तर लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे अक्षांश रेखाएं की विशेषताएं। पहला, सभी अक्षांश एक दूसरे के समानांतर होते हैं। दूसरा, विद्यार्थी उसके बाद ना तो आपको एक भी क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता है अलग से, ना ही इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन पूछ जाएगा। पूरा पेपर आपका सेम टू सेम जस का तस आपका वही का वही आने वाला है, यही का यही आने वाला है। पहला पॉइंट लिखेंगे सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है। दूसरा, अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। तीसरा, अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त होती है। चौथा, विषुवत वृत्त पृथ्वी को 2 समान भागों उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण गोलार्ध में बांटता है। प्रश्न क्रमांक 16, रेखा मानचित्र किसे कहते हैं? तो हेडिंग रेखा मानचित्र। मानचित्र पर जल के अंदर समान गहराई के 2 बिंदुओं को मिलाकर खींचे जाने वाली रेखा मानचित्र कहलाती है।
प्रश्न क्रमांक 17वां, समीर 1 और समीर 2 में कोई 3 अंतर लिखिए। तो ये प्रश्न बड़ा फनी है, पता नहीं क्या है, मुझे खुद समझ में नहीं आया है। समीर 1 और समीर 2 में अंतर, तो इसको लिखेंगे समीर 1 को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर 2 हिंदी बोलता है। समीर 1 हिंदू है, वहीं समीर 2 मुसलमान है। समीर 1 ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर 2 को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। वे अखबार बेचता है। क्या फनी क्वेश्चन तक उस पर ले नहीं पड़ा, लेकिन समझ में आपको आ जाएगा, आप इजीली रट लोगे ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि बड़े ही जल्दी याद हो जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 है, आपको यह क्यों लगता है कि सभी लोगों में समानता होना जरूरी है? तो इसको उत्तर लिखेंगे, भारत के संविधान के अनुसार यहाँ के सभी नागरिक को जाति, धर्म, भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्र समानता का अधिकार है। चूंकि भगवान की नज़रों में हम सभी का जन्म समान रूप से हुआ है, इसलिए सभी इंसान को समान रूप से देखना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, आपका प्रश्न क्रमांक 19वां है, सरकार में हम किस प्रकार भागीदारी कर सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए हेडिंग डालेंगे, नागरिक के भाग लेने के तरीके। पहला, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और संदर्भ सामग्री में जानकारी की तलाश करना और इसकी सटीकता का निर्धारण करना। दूसरा, स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय चुनाव में मतदान। तीसरा, राजनीतिक चर्चा में भाग लेना। चौथा, किसी को एक निश्चित तरीके से वोट देने के लिए मनाने की कोशिश करना। पांचवा, एक याचिका पर हस्ताक्षर करना। छठा, बटन पहनकर या कार पर स्टिकर लगाना। सातवां, निर्वाचित प्रतिनिधियों को पत्र लिखना। आठवां, किसी पार्टी या उम्मीदवार को पेश देना। नौवां, जानकारी हासिल करने, मुद्दों पर चर्चा करने या समर्थन देने के लिए बैठकों में भाग लेना। 21वां और 20वां हो गया था, 20वां 21वां 22वां हो गया था, अब प्रश्न 23वां 24वां रह गया है। तो यह रहा आपका प्रश्न क्रमांक 23वां, हमारे देश में वन्य जीवों के घटने के क्या कारण है तथा इनके संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखिए। तो हेडिंग डालेंगे, वन्य जीवों के विलुप्त होने के कारण, प्राकृतिक कारण। पहला, क्रमिक विकास के माध्यम से नई प्रजातियां विकास की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है और वे उस समय विलुप्त हो जाते हैं जब वे बदलती परिस्थितियों या अपने से श्रेष्ठ स्पर्धा में जीवित नहीं रह पाती। दूसरा, ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, सुनामी आदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण वन्य जीवों के आवास नष्ट हो गए। तीसरा, जनसंख्या वृद्धि के कारण मानव की आवश्यकता बढ़ती गई। मनुष्य ने आवास, कृषि, उद्यान हेतु वन भूमि का उपयोग किया, जिससे जीवों के आवास पर संकट उत्पन्न हो गया। अब लिखना है वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय। ये आपका पहले भाग का आंसर हो गया, अब ये आपका दूसरे भाग का आंसर होगा। वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय, पहला, वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों को बिना नुकसान पहुंचाए नियंत्रित करना। दूसरा, वन्य जीवों के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना। तीसरा, वन्य क्षेत्रों में जैव मंडल रिजर्व की स्थापना करना। लास्ट क्वेश्चन है आपका इस पेपर का प्रश्न 24वां, सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की आवश्यकता क्यों है? इसका उत्तर लिखेंगे, सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि देश में सभी लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं, तो इस सब के लिए एक व्यवस्था की आवश्यकता होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिया जा सके। देश के संसाधनों पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार को कुछ नियम बनाने पड़ते हैं ताकि सभी लोग इन संसाधनों का उपयोग कर सके। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर आपकी 6वीं सामाजिक विज्ञान के 19 अप्रैल का रियल पेपर का पूरा हल देख लिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।